हाँ जी, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर बेटा क्या बताने वाले थे, हम यहाँ पे ये कह रहे थे कि किस तरीके से चीजें यहाँ पे मेंटेन होंगी, या किस तरीके से अपन एच प्लस आयन की स्टोरी को वहां पे बेटा देख पा रहे थे। ठीक है, वही हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे थे। ये हमारा ल्यूमेन वाला पार्ट हो गया। इस ल्यूमेन वाले पार्ट में H प्लस आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है। यहाँ पे F0 और F1 का हेड वाला पार्ट है, और यहाँ पे हमारा है PS2 और PS1। ये क्या है हमारा PS2 है, ये वाला हमारा PS1 है। और इसके अलावा एक कलर बदल देते हैं। हाँ, हमने ये कहा था कि यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बेटा टूटेगा। H2O का जब ब्रेक डाउन हो जाएगा तो H प्लस और O2 निकल आएंगे, प्रोटॉन पंप यहाँ से मेंटेन है। और यहाँ से होते हुए जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आएंगे और यहाँ पे आएंगे PQ के पास, PQ से जाएंगे CYT B6F के पास, फिर यहाँ से चले जाएंगे PC के पास प्लास्टोसाइनिन, और फिर यहाँ पे आ जाएंगे। तो PQ का क्या करेगा, यहाँ पे जो H प्लस आयन बेटा ये जो प्रेजेंट है स्ट्रोमा में, इन H प्लस आयन को लेगा और ले करके यहाँ पे ये फेंक देगा। तो H प्लस आयन यहाँ से भी बेटा बढ़ते चले जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पे बेटा क्या है, NADP प्रेजेंट है, जो कि एक्चुअली में NADPH2 बनाने में बेटा रोल प्ले करेगा। ऑब्वियसली दो हाइड्रोजन के साथ ये बेटा जुड़ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या है बेटा, ये वाला पार्ट इसके बाहर का, ध्यान देना, ये वाला पार्ट क्या है बेटा, स्ट्रोमा। ये बेटा अपना ल्यूमेन वाला पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि अपन कहना क्या चाह रहे हैं। और यहाँ से जब ये प्रोटॉन इधर ऐसे जब निकलेगा, इधर से होते हुए कहाँ आ जाएगा, स्ट्रोमा में ये निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे ATPase एंजाइम प्रेजेंट है, ATPase एंजाइम प्रेजेंट है, जो कि क्या करेगा, ATP को फॉर्म कर देगा। ठीक है, बस इतनी सी स्टोरी बेटा कैमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में यहाँ से खत्म भी हो जाती है, ज्यादा अपने को इसमें उलझना नहीं है। ठीक है, होप आप लोगों ने ये कर लिया होगा, ड्रॉ कर लो, समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा अपने को स्टार्ट करनी है किसकी बातें, इसके बाद बेटा अपने को स्टार्ट करना है, इसमें नॉन साइक्लिक ही होगा ऑब्वियसली। बेटा प्रेरणा, वाटर मॉलिक्यूल का अपन ने जहाँ पे ब्रेक डाउन बताया, तो अपने नॉन साइक्लिक की ही बेटा बात करी है। ठीक है, हाँ, चलिए, क्लियर यहाँ तक की बातें। हो गया। अब चलो चलते हैं बेटा डार्क रिएक्शन के लिए। तो डार्क रिएक्शन की फेज में अपन जब बेटा डिस्कशन करते हैं ना, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि डार्क रिएक्शन कैसी प्रोसेस है। इसमें बेटा क्या होता है, कुछ तो फॉर्मेशन होता है ना, इसका मतलब ये कैसी है, बायो सिंथेटिक प्रोसेस है। कैसी है डार्क रिएक्शन बेटा, बायो सिंथेटिक प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ फॉर्मेशन होता है। अच्छा, इसके अलावा इसको लाइट डायरेक्टली तो नहीं चाहिए हो रही है, लाइट इसको डायरेक्टली तो नीडेड नहीं है ना। अब इसको चूंकि लाइट डायरेक्टली नीडेड नहीं है, बल्कि लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट, लाइट रिएक्शन किसके क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इसको नीडेड है, लाइट रिएक्शन नीड नहीं है। तो पता है एक्चुअली में ना इसको डार्क रिएक्शन नहीं कहना चाहिए। डार्क रिएक्शन इसको नाम इसलिए दे दिया गया क्योंकि ये लाइट की एब्सेंस में हो रही है, या यहाँ पे लाइट नीडेड नहीं है, बल्कि इसको इसको डार्क रिएक्शन एक ना दे करके इसको नॉर्मली बायोसिंथेटिक फेज का ही नाम देना चाहिए। ठीक है ना, बायोसिंथेटिक फेज का नाम देना चाहिए। डार्क रिएक्शन से अपने को क्या इमेज में आता है, ये तो रात में होने, डार्क मतलब अंधेरा, मतलब रात में होने वाली कोई प्रोसेस होगी, जबकि ऐसा नहीं होता, होती है दिन में है, होती है दिन में ही है। बट इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, अपने को लाइट लाइट का या सनलाइट का नीड नहीं है, लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट है उसका नीड होता है। ठीक है, ये अपने को ध्यान में बेटा रखना है। चलिए, तो हम यहाँ पे बेटा कुछ बातें कर देते हैं, हेडिंग डाल दीजिएगा डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में अपन बेटा फर्स्ट क्या बताएंगे, इट इज बायोसिंथेटिक फेज। इट इज बायोसिंथेटिक फेज। ठीक है, सेकेंड बेटा अपन क्या बताएंगे, एक्चुअली इट अकर्स
it occurs during, नहीं, it occurs by using, ऐसा अपन कहेंगे, it occurs by using light reaction product. It occurs by using light reaction product. ठीक है, it not need direct sunlight. ठीक है, चलिए नेक्स्ट और क्या इसमें बात हो सकती है। अब देखो इसमें लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट क्या क्या थे, क्या क्या नीडेड होगा। तो अभी अभी अपन ने देखा वहां पे एटीपी बेटा अपन ने बनाया हुआ था, और अपन ने क्या बनाया हुआ था, NADPH। NADPH कहीं कहीं पे NADPH2 लिखा रहता है, तो परेशान नहीं होना, ठीक है। ये इसके लिए बेटा रिक्वायर्ड है, सो ये इसका मेन रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट ऑफ डार्क रिएक्शन। ठीक है, इसके अलावा अब देखो अब यहाँ पे होता क्या होगा। तो एक्चुअली अब इस प्रोसेस में होता क्या है कि जो CO2 होती है वो अल्टीमेटली C6H12O6 में कन्वर्ट हो जाती है। याद करो अपने इस चैप्टर का बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर, और वहां पे अपन ने क्या बताया था कि फोटोसिंथेसिस की एक्चुअल प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है। सिंपल सा अपन ने देखा था, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो भाई साहब आए थे ये कहीं से घूमते फिरते यहाँ पे गेस्ट के तौर पे आकर के जुड़ गए थे, और इसीलिए अपन ने इसको क्या कहा था, रिडक्शन प्रोसेस। क्या कहा था इसको, रिडक्शनल प्रोसेस कहा था। यहाँ तक की कोई दिक्कत समस्या, कोई समस्या नहीं होगी, मुझे ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, अब सोचो ये हाइड्रोजन कहाँ से आया होगा, यहाँ पे ये हाइड्रोजन कहाँ से आएगा भाई, ये है ना NADPH2 का ये हाइड्रोजन यहाँ पे यूटिलाइज हो जाना चाहिए, बिल्कुल यूज हो जाएगा। क्या होगा, बिल्कुल यूज हो जाएगा। अब ये कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, वो सब डिटेल प्रोसेस अभी अपन देखेंगे। बट स्टिल ये NADPH2 यहाँ पे यही काम करेगा, ठीक है, इसको हाइड्रोजन अपना देने लगेगा। अब यहाँ पे बेटा बात आती है, अच्छा अब इसके अलावा ये बेटा कैसी प्रोसेस है, यहाँ बेटा इसको एनर्जी चाहिए हो रही होती है, मतलब इसको चाहिए एनर्जी की नीड है, मतलब इसको अपन ने क्या नाम दे दिया था, एंडोथर्मिक प्रोसेस का बेटा नाम दे रखा था। तो डार्क रिएक्शन क्या हो गया, बायोसिंथेटिक फेज हो गई, रिडक्शनल प्रोसेस हो गई, और एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गई। ये आपको बेटा ध्यान में रखना है। फिर हमने क्या कहा, इसके डिस्कवरी से रिलेटेड चलो कुछ बातें करते हैं। तो देखो बेटा, डार्क रिएक्शन की जो ये वाला लिख लिया ना, लिख लिया, ठीक है, लिख लेना, ठीक है। डार्क रिएक्शन का जो प्रोसेस है, ऐसा माना जाता है कि जो डार्क रिएक्शन की जो डिस्कवरी है, डार्क रिएक्शन की डिस्कवरी लगभग ऐसा अपन मानते हैं 1945 या 1945 से मुझे एक और कुछ चीज याद आती है। आपको कुछ चीज याद आती है क्या, 1945 में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। बताओ क्या हादसा हुआ था, याद है किसी को, सोचो, सबने पढ़ा है। ओ माय गॉड सर, सबने पढ़ा है, फिर क्या था सर, सोचो 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 1945 में बेटा क्या हुआ था, क्या हादसा हुआ था। अरे बाबा, बम गिराए गए थे ना, परमाणु 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 गिराए गए थे। ताजमहल ब्लास्ट, अरे नहीं रे बिटिया, ताजमहल ब्लास्ट करा देगी। हाँ यस यस, नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी, न्यूक्लियर बॉम्ब, हाँ बस। 1945 में रेडियो एक्टिविटी का बेटा मिस यूज हुआ था, ये हादसा हुआ था। 1945 में रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस का बेटा मिस यूज हुआ था। दरअसल उसी रेडियो एक्टिव प्रोसेस को यूज करके कैल्विन ने क्या किया था, अपने को डार्क रिएक्शन के बारे में बेटा बताया था। तो हम बेटा बताएंगे इन 1945, इन 1945 कैल्विन, कैसे याद रखोगे इसको, 1945 में कैल्विन ने किया, कैसे याद रखोगे कि जब दुनिया में तहस नहस मच रखा था, जब दुनिया में तबाही मच रखी थी, तब यहाँ पे कैल्विन भाई साहब कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर रहे थे सेम ईयर में, ठीक है। तो इन 1945 कैल्विन यूज
रेडियो एक्टिविटी, use radioactivity to explain about डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन को उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए बेटा क्या किया, रेडियो एक्टिविटी टेक्निक्स का या रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस का बेटा इन्होंने क्या किया, यूज किया था। ठीक है, कैसे यूज किया होगा, क्या रेडियो एक्टिव के तौर पे लिया रहा होगा, सोचो क्या लिया रहा होगा, केल्विन ने रेडियो एक्टिव के तौर पे क्या लिया होगा। तो भाई हमारे पास और है ही क्या, हमारे पास सिर्फ ये तो है ही, कार्बन और ऑक्सीजन। तो डेफिनेटली यहाँ पे वो रेडियो एक्टिव कार्बन बेटा यूज कर लेंगे, रेडियो एक्टिव कार्बन यूज करके और फिर अपना और वो बेटा बताएंगे। तो इसकी डिस्कवरी में अपन बेटा बताते हैं क्या स्टेप इन्होंने हम बेटा फॉलो किया था। अगर अपन इसके स्टेप देखें तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो केल्विन भाई साहब थे, केल्विन भाई साहब ने रेडियो आइसोटोप कह लें, अब रेडियो एक्टिविटी जो टेक्निक यूज की थी उन्होंने क्या किया था, रेडियो आइसोटोप यूज किया हुआ था, किसका, कार्बन का। ठीक है, रेडियो आइसोटोप, रेडियो आइसोटोप यूज, तो यूज रेडियो आइसोटोप। ठीक है, और रेडियो आइसोटोप से वो कर क्या रहे थे, एक्चुअली ये जो रेडियो एक्टिविटी जो टेक्निक है इसको अपन नाम क्या देते हैं, रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक, रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक। सो कैल्विन यूज रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक। ठीक है, और इसी रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक का यूज करके इन्होंने अपना काम कर दिया। एंड डिटेल अबाउट, डिटेल ऑफ डार्क रिएक्शन। ठीक, तो पूरी पूरी लाइन को हमने अपना बेटा समराइज कर दिया यार। रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक से मुझे एक और याद आती है, जब अपन शुरुआत में जब अपन फोटोसिंथेसिस के कुछ डिस्कवरीज देख रहे थे वहां पे भी रेडियो आइसोटोप यूज हुआ था क्या, रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक वहां भी कुछ यूज हुई थी क्या, याद करो। ऑक्सीजन के साथ O16 O18 क्या था, ऐसा कुछ याद आता है, कुछ ऐसा कुछ था ना वहां पे, याद करो, याद करो। रेडियो आइसोटोप प्रेशर टेक्निक का यूज किया गया था ऑक्सीजन के लिए, और फिर ये प्रूफ कर दिया गया था कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है लीफ में, याद आता है, कौन सा था। उसको उसको बेटा भुलाना मत, कहने का मतलब ये था कि उसको भुलाना मत, रिकॉल कर लेना, अभी डरो मत, अभी नहीं पूछने वाला हूँ। ठीक है, तो अब सोचो इन्होंने किया क्या था, क्लोरेला का बेटा यूज किया था। तो मान लो इनका एक इस तरीके का एक ये कोई ऐसा कोई एक ये कंटेनर बेटा ये यूज कर रहे हैं। ठीक है, और इस कंटेनर में इन्होंने क्या किया, कार्बन 14 बेटा डाल रखा है, क्या डाल रखा है, रेडियो एक्टिव कार्बन बेटा डाल रखा है। और यहाँ पे इन्होंने क्या किया बेटा, क्लोरेला एल्गी का यूज किया है। मान लेते हैं ये हमारे सिंगल सेल एल्गी है, सिंगल सेल एल्गी यूज किया है क्लोरेला। क्लोरेला जानते हो ना कि ये अपनी सिंगल सेल एल्गी होती है। गुड प्रेरणा, गुड। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया बेटा, सिंगल सेल एल्गी का यूज किया, और इन्होंने इसमें जो सप्लाई प्रोवाइड किया या जो कार्बन डाई ऑब्वियसली CO2 जो दिया होगा वो कौन सी CO2 दी रही होगी, कार्बन 14 वाली। यहाँ पे उन्होंने क्या किया, कार्बन 14 वाली CO2 दे दी। ठीक है, मतलब कि जो CO2 थी उसके पास क्या था, कार्बन 14 CO2। समझ जाओगे ना, या चाहे हम यहाँ पे C14O2 लिखे या हम कार्बन 14 अलग से लिख के लिख दें, बस समझना CO2 जो थी वो कैसी थी, कार्बन 14 वाली थी। तो अब क्या होगा, कुछ टाइम के बाद भाई, कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा, एल्गी को इनने क्या कर दिया, मार दिया, एल्गी सेल को इनने बेटा क्या कर दिया, मार दिया। ठीक है, और मारने के बाद इन्होंने क्या किया, इसका जो क्लोरोप्लास्ट था उसको क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। और आइसोलेट करने के बाद इनने क्या किया, आइसोलेट करने के बाद वहां से जब वो कंटेंट आइसोलेट कर रहे थे, या जी वहां पे इनको जो क्लोरोप्लास्टिक या जो कंटेंट मिला, या ये कह सकते हो कि यहाँ वहां पे उनको जो जो ग्लूकोज वाला जो मटेरियल मिला रहा होगा, वहां पे जो कार्बन मिला रहा होगा वो कौन सा मिला होगा, कार्बन 14 वाला मिला रहा होगा। ठीक है, सो है ना, गिव या सप्लाई, यहाँ पे हम लिख देते हैं सप्लाई। ठीक है, सप्लाई क्या किया, कार्बन 14 वाला CO2 किया, एंड आफ्टर सम टाइम किल क्लोरेला, क्लोरेला को क्या कर दिया, किल कर दिया। तो सेल को, सिंगल सेल
तो इनने क्या कर दिया बेटा, ओके, आफ्टर सम टाइम किल सिंगल सेल एल्गी, किल कर दिया, एंड आइसोलेट liquid material that contain carbon 14। ठीक 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 ठीक, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो उसके पास क्या था, कार्बन 14 मिला था। तो अल्टीमेटली वो रेडियो आइसोटोप ट्रेसर टेक्निक काहे के लिए, क्या बताने के लिए यूज कर रहे थे कि भाई डार्क रिएक्शन में क्या प्रोसेसेस कैसे कैसे होती हैं। ठीक है, तो वो कार्बन को एक्चुअली उनका मेन टारगेट ये नहीं था कि ग्लूकोज कैसे बना, उनका टारगेट ये था कि आखिरकार कार्बन किस किस तरीके से फ्लो हो रहा है, कैसे कैसे किन किन स्टेप से होता हुआ कार्बन आगे की तरफ बढ़ेगा, या इस पूरी की पूरी साइकिल से बेटा वो निकल रहा होगा। ठीक है, तो इस पूरी की पूरी साइकिल को, इस पूरी की पूरी साइकिल को बेटा हम आपको बेटा ये बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन अगली क्लास में। ठीक है, अगली क्लास में इनके एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा एक बार और आपको रिकॉल करा देंगे। इनका इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे ऑब्जर्वेशन है जो कि अपने को शायद C3C4 साइकिल की तरफ यूज हो, वो भी बेटा आपको बताएंगे। ठीक है, अगली अगली कुछ क्लासेस में अपन C3 और C4 साइकिल को देखने वाले हैं, मतलब इसका एक्सप्लेनेशन अपन बेटा देखने वाले हैं, फोटो रेस्पिरेशन को देखने वाले हैं, और फिर ये चैप्टर बेटा अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं बचा है। ऐसा कह सकते हैं कि लगभग लगभग 20 to 25% चीजें ही बची है, बाकी ये चैप्टर बेटा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। नेक्स्ट वीक ये चैप्टर बहुत आसानी से बेटा अपना कंप्लीट हो जाएगा। कल 7 to 8 अभी क्लास है, तो कल अभी 7 to 8 अपन मिलेंगे, तो हो सकता है कि कैल्विन साइकिल तो अपनी कल ही खत्म हो जाए। फिर नेक्स्ट वीक में बाकी का जो मटेरियल है वो अपन कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीक अपन रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में बेटा अपन जंप कर चुके होंगे। ठीक है, तब तक बने रहिए, लेक्चर से जुड़े रहिए, टॉपिक को रिवाइज करते रहिए। ठीक है, जल्दी ही आपको फोटोसिंथेसिस के बाकी क्वेश्चन हम सेंड करते हैं, सोच रहे हैं चैप्टर पूरा कंप्लीट करा दें, फिर फोटोसिंथेसिस के आपको क्वेश्चन भेजते हैं, तब तक उसको रिवाइज करते रहिएगा जितना भी आपने पढ़ लिया। ठीक है, इसको लिख लिया है, होप इसको आप सभी ने बेटा लिख लिया होगा। लिख लिया है तो हम इसको फिर शेयर ऑफ कर देते हैं। लिख लिया है क्या? चलो, एक बार इसको रिवाइज करिएगा एनसीईआरटी से भी और नोट्स से भी। ठीक है, तो जिससे आपको नहीं बेटा 7 बजे नहीं है आपका, आपका वही 8 to 9 PM पे ही क्लास रहेगा। वही टाइम सुटेबल सेट हो रहा है, 7 to 8 11th वालों का टाइम है, 8 to 9 अभी आपका टाइम में रखा है। ठीक है, तो इसी टाइम पे मिलेंगे, सेम टाइम पे, परेशान नहीं हो। ओके, तब तक के लिए बाय बच्चों, अपना ख्याल रखो।